अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक स्पेक्ट्रा के वो तमाम एमसीक्यू जो एनटीएस 2009 से लेकर 2019 के पास पेपर में आ चुके हैं। उन तमाम एमसीक्यू को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ लेजर आर्ट। हमारे पास जो है वो चार ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी लेजर की एप्लीकेशन जो है वो सही है, जबकि ऑप्शन ई में कहा जा रहा है अगर तमाम की तमाम एप्लीकेशन सही है तो हमें ऑप्शन ई सेलेक्ट करना होगा। ए में कहा जा रहा है टू परफॉर्म प्रिसाइजेशन सर्वेइंग एंड लेंथ मेजरमेंट। बी में कहा जा रहा है एज अ पोटेंशियल एनर्जी सोर्स फॉर इंक्लूडिंग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। सी में कहा जा रहा है फॉर टेलीफोन कम्युनिकेशन अलोंग ऑप्टिकल फाइबर। डी में कहा जा रहा है फॉर प्रिसाइजेशन कटिंग ऑफ मेटल एंड अदर मटेरियल्स और ई में कहा जा रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो जिन्होंने लेजर का टॉपिक अच्छे से अटेंड किया है, लेजर की एप्लीकेशन जो टेक्स्ट बुक के अंदर 6 लिखी हुई है, 6 पॉइंट्स हैं, जिन्होंने रीड किया उनको मालूम है कि ये तमाम के तमाम पॉइंट्स जो हैं वो लेजर की एप्लीकेशन के लिहाज से वैलिड है। लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो ई ऑल ऑफ द अबव है। तो ये एनटीएस 2011 में आने वाला सवाल है। आइए 2012 में हम देखते हैं कि कौन सा सवाल पूछा गया है। तो 2012 में हमारे पास एनटीएस से रिलेटेड 2 सवाल पूछे गए हैं और इसमें कहा जा रहा है द एनर्जी ऑफ एन एक्सरे क्वांटम ऑफ वेवलेंथ 1 एक्सपोनेंट -10 मीटर इज। हमें कहा जा रहा है कि एक्सरे की जो वेवलेंथ है ना वो 1 एक्सपोनेंट -10 मीटर है और हमें कहा जा रहा है उसकी एनर्जी क्या होगी। तो याद रहे एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास जो है E बराबर है hc ओवर लैम्डा। अब h की वैल्यू आपको मालूम है 6 प्लैंक्स कांस्टेंट है ना, 6.63 एक्सपोनेंट -34। c की वैल्यू है 3 एक्सपोनेंट 8 और वेवलेंथ यहाँ दी गई है 1 एक्सपोनेंट -10। ओके, 1 को अगर अलग से नहीं भी लिखते तो भी ये हो गया -10। ओके गुड, -10। अब मैं अगर इसको 6.63 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मालूम है कि ये करीब करीब बन जाती है 19 के आसपास वैल्यू होगी और -34 अपनी जगह है, 8 अपनी जगह है और जब ये ऊपर आ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। अब ये 18 बन गया। अब 34 में से अगर मैं 18 माइनस करता हूँ, 34 में से अगर मैं क्या करता हूँ 18 अगर माइनस करते हैं तो क्या वैल्यू बननी चाहिए, हम उसकी बात करेंगे पहले। तो 8 मैंने निकाला तो ये 26 16 और ओके, तो ये हो जाता है 19 एक्सपोनेंट -16। अब ऑप्शन अगर आप देखें तो ऑप्शन में हमारे पास जो है वो -16 के आसपास -15 है, तो ये 19 नहीं है, क्या लिखा हुआ 1.99। तो अगर मैं एक डेसिमल अगर यहाँ इसको ले लेता हूँ तो मुझे कम करना होगा, तो 1.9 एक्सपोनेंट -15 क्या हो जाता है, आंसर बन जाता है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद अगला सवाल है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फोटोन इमिटेड इन बामर सीरीज। बामर सीरीज के अंदर जो है वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी। तो याद रहे इस पे पूरा हमने एक लेक्चर डिस्कस किया हुआ है रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज कैसे निकालते हैं, बामर कैसे निकालते हैं, लॉन्गेस्ट कैसे निकालते हैं, वो तमाम चीज़ें हमने जो है वो एक ही लेक्चर में आपको डिटेल में निकालना सिखाई थी। तो उम्मीद है कि ये पहले से आप सीख चुके हैं। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जब आप निकालेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा सी, 364.6 नैनोमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो इस साल जो है वो 2 सवाल थे 2012 में। आइए हम देखते हैं 2013 में कौन सा सवाल पूछा गया है। ओके, 2013 का जो सवाल है वो है बोहर्स एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड। इसमें कहा जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कंसिस्टेंट विद बोहर्स set of postulate regarding the hydrogen atom model with regards to the emission and absorption of light। हमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, which of the following statement is not consistent with Bohr's set of postulate regarding hydrogen atom model with regards to the emission and absorption of light। emission और absorption के लिहाज से कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, नॉट कंसिस्टेंट, हमें इसके बारे में बताना है। तो इसमें सबसे पहले कहा जा रहा है एनर्जी लेवल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर स्टेबल एंड डिस्क्रीट।
ओके, ये स्टेटमेंट सही है। बी में कहा जा रहा है एन इलेक्ट्रॉन इमिट्स और एब्जॉर्ब रेडिएशन ओनली व्हेन मेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर। ये कह रहा है कि एब्जॉर्प्शन और रेडिएशन इमिट तब करेगा जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जाएगा, बिल्कुल सही है। सी में कहा जा रहा है टू जंप फ्रॉम अ लोअर एनर्जी to higher energy an electron must absorb a photon of precisely the right frequency such that the photon energy equal the energy difference between the two orbits। हमें कहा जा रहा है लोअर एनर्जी से उसे जंप करता हुआ कहाँ जाना है, हायर पर जाना है, तो उसे क्या करना होगा, फोटोन एब्जॉर्ब करना होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी, जिसकी एनर्जी जो होगी वो दोनों ऑर्बिट के डिफरेंस के बराबर होगी। ये भी बोर्ड में मैंने आपको समझाया हुआ है, ओके, ये भी सही है। डी में कहा जा रहा है टू जंप फ्रॉम अ हायर एनर्जी टू अ लोअर एनर्जी एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब अ फोटोन। कह रहा है हायर से लोअर पर जंप करेगा और एब्जॉर्ब करेगा फोटोन, नहीं, हायर से लोअर पर जो जंप करेगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, फोटोन क्या करेगा, इमिट करेगा। तो हमें सीधा सीधा मिल गया ऑप्शन डी जो है इसका रॉन्ग आंसर है, लिहाजा हमें जो इसका मार्क करना है 32 का हमारा जो आंसर है वो क्या है, डी, क्योंकि हमें रॉन्ग आंसर सेलेक्ट करना था ना, तो डी इज द राइट आंसर। फिर इसके बाद आइए 2014 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि 2014 में हमसे कौन सा सवाल पूछा गया है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो हम तलाश में हैं। ओके, तो 2014 में जो सवाल पूछा गया है वो है द एटॉमिक स्पेक्ट्रा डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ। एटॉमिक स्पेक्ट्रा डील्स विद द मेजरमेंट, किस चीज की मेजरमेंट को डील कर रहा है, ए में कहा जा रहा है वेवलेंथ, बी में कहा जा रहा है इंटेंसिटीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय एटम्स, सी में कहा जा रहा है इंटेंसिटीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय एटम्स, और डी में कहा जा रहा है ऑल ऑफ द अबव, और ई में कहा जा रहा है बोथ सी, बी एंड सी। तो हमें इस एमसीक्यू का आंसर जो है वो मालूम करना है, तो वेवलेंथ तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी तरीके से जो है वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एब्जॉर्ब भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लिहाजा इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो डी है, ऑल ऑफ द अबव, तीनों हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद 2015 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा सवाल पूछा जा रहा है। ओके, तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल पूछा गया 2015 में, एक्स रेज आर ऑल्सो नोन एज, एक्सरे को क्या कहा जाता है, एक्स रेज आर ऑल्सो नोन एज रोंजन रेज, क्योंकि के रोंजन नाम के साइंसदान ने उसको डिस्कवर किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो बी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं 2016 की तरफ, और 2016 में आपको मालूम है कि केएमडी वालों ने अलग टेस्ट कंडक्ट किया था, लियारी वालों ने अलग कंडक्ट किया था, तो इन तीनों को मिलाकर तकरीबन 4 एमसीक्यू जो है वो पूछे गए हैं 2016 में, और बहुत ही आसान से। अब इसमें कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू, एक मिनट थोड़ा कैमरा फोकस कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिट्स विद रेडियाई आर and the atomic shell n around the nucleus are allowed which have the angular momentum is। ये बोहर का पहला पोस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मूव करते हैं उसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होना चाहिए, तो उम्मीद है कि जिसने बोहर मॉडल पढ़ा होगा उसको आसानी पता होगा, तो इसका करेक्ट आंसर बी है NH/2π। फिर इसके बाद जो है 2016 में ये डाउ का पेपर था। अब इसके बाद देखते हैं कि लियारी वालों ने क्या पूछा था। ओके, तो हमारे पास है व्हाट विल बी द एनर्जी, व्हाट विल बी, थोड़ा सा व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ एन एक्सरे क्वांटम ऑफ वेवलेंथ 1 एक्सपोनेंट -10 मीटर। क्या ये सवाल आपको जाना पहचाना नहीं लग रहा, अभी तो मैंने बताया था। तो कौन कहते हैं एनटीएस के सवाल जो है वो रिपीट नहीं होते हैं, देख लें आपके पास सेम वैल्यू के साथ, चलो अंदाज भी अगर सेम सिमिलर होता तो बात अलग होती, सेम अंदाज के साथ जो है ये सवाल जो है वो क्या है, बाकायदा रिपीटेड है, और आपको इसका आंसर भी मालूम है, अभी सॉल्व करके बताया था, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर है, और ये बाकायदा पिछले प्रीवियस ईयर से एग्जैक्ट सेम वैल्यू के साथ कॉपी किया। तो पास पेपर सॉल्व करने का आपके पास एक फायदा ये होता है कि कोई सवाल रिपीट भी हो सकता है। फिर इसके बाद इसी ईयर में बाकायदा एक और सवाल भी जो है वो पूछा गया है, तलाश करते हैं वो कौन सा सवाल है। ओके, तो एक मिनट, ये सवाल जो था, ओके हम तलाश करते हैं कि केएमडीसी वालों ने क्या पूछा था।
इसमें कहा जा रहा है द ग्राउंड लेवल, एक मिनट थोड़ा सा कैमरा फोकस कर लेते हैं, हाँ, द ग्राउंड लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज एनर्जी वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्राउंड स्टेट की हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो आपको मालूम है इसका फॉर्मूला E बराबर होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन स्क्वायर। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर डी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ कह दिया ना इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, फिर इसके बाद हमारे पास जो है इसके दो सवाल हमसे पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनमें से कौन सी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक्स रेज, बीटा रेज, अल्फा, प्रोटॉन। तो हमें मालूम है बीटा मटेरियल पार्टिकल होता है, अल्फा मटेरियल पार्टिकल होता है, प्रोटॉन मटेरियल पार्टिकल है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए, एक्स रेज। फिर इसके बाद अगला सवाल है द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा दैट लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन। हमने कहा द स्पेक्ट्रल सीरीज जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की है जो अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है वो कौन सी है, वो है अल्ट्रावायलेट के अंदर जो है लाइमन है। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम जो है आपको सारे बताए हुए हैं, केमिस्ट्री में अलग बताए हैं, फिजिक्स में अलग बताए हैं, तो ये हमारे पास जो है अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर जो है वो कौन सी आती है, लाइमन सीरीज। अब आप देख सकते हैं एमसीक्यू का लेवल कितना आसान है, ये आपके सामने फिजिक्स की चीज़ें चल रही हैं और आपको जो है वो अक्सर लोग जो है सिर्फ डराने का काम करते हैं कि ऐसे सवाल होते हैं जो आप कभी नहीं कर सकोगे, और सबसे ज़्यादा जो हर साल कुछ ना कुछ जो है वो कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को कुछ ना कुछ बताते जाते हैं। तो आप अगर तरीके से पास पेपर देखें, पूरे 11 साल का हम निचोड़ ला रहे हैं और आपके सामने इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन द वेवलेंथ स्पेक्ट्रम दैट इज विजिबल टू ह्यूमन लाइस, this is not lies, visible to human eyes in the range of, this is not lies, this is human eyes है, सही है। तो विजिबल रीजन की बात हो रही है, विजिबल रीजन का हमें स्पेक्ट्रम बताना है, तो बाकायदा बुक में लिखा हुआ है 4000 से लेकर 7000 नैनोमीटर तक की जो वेवलेंथ होती है वो इंसानी आँख क्या कर सकती है, विजिबल होती है, हम उसे देख सकते हैं। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी है, 2018 में आने वाला ये सवाल है। 2017 में कोई सवाल नहीं आया था। आइए देखते हैं 2019 में कौन सा सवाल आया था इसका। ओके, द फॉर्मूला फॉर पेस्टियन सीरीज फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज, इनमें से कौन सा फॉर्मूला जो है वो पेस्टियन सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के पेस्टियन सीरीज का है। तो आपको मालूम है कि लाइमन में ग्राउंड स्टेट की वैल्यू 1 होती है, बार्बर में 2 होती है, पेस्टियन में 3 होती है। तो आपके पास यहाँ 2, 1, 4 और 3, तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया 3, क्योंकि पेस्टियन में हमारे पास क्या है 3 है। तो आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर ये सारी चीज़ें बताई थी ना, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी है। फिर इसके बाद इसी ईयर में एक और सवाल भी जो है वो पूछा गया है, आइए हम उसकी तलाश में हैं कि वो सवाल कौन सा है। ओके, फिर वही बोहर का पोस्टुलेट, द बोहर पोस्टुलेट फॉर स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डैश, हियर एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी वेलोसिटी, आर ऑर्बिटल रेडियस एंड एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो हमें यहाँ पूछा जा रहा है बोहर पोस्टुलेट की बात हो रही है, आपने जो इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है, और सबको मालूम है कि ये बोहर का पहला पोस्टुलेट है mvr इक्वल टू nh/2π, और इसके साथ ही चैप्टर 18 एटॉमिक स्पेक्ट्रा के जितने भी एमसीक्यू थे वो तमाम के तमाम हमने जो है वो पूरे 11 सालों में आने वाले डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है आप आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।